नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में उभरते राजस्थान पर विचार करते हैं तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर राज्य का एक अग्रणी और उभरता हुआ विश्वविद्यालय है। आज उच्च शिक्षा का गौरव है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम। यूईएम मीन्स गुड एजुकेशन, गुड जॉब्स। स्कूली जीवन पूरा होने के बाद आपके बच्चे का दाखिला कैसे कराया जाएगा, भविष्य की स्थापना के लिए कौन सा कोर्स उपयुक्त होगा, इन सभी विषयों पर हमारी आज की चर्चा है एक कदम सफलता की ओर। और चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी, रजिस्ट्रार और प्रोवोस्ट है यूईएम जयपुर से। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है डॉक्टर सपना मल्ला जी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं फिजियोथेरेपी यूईएम जयपुर से। सपना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा सवाल सबसे पहले प्रदीप जी आपसे ही रहेगा। यूईएम को जाना जाता है कि छात्रों के लिए स्किल ओरिएंटेड आउटकम बेस्ड शिक्षा दी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि सभी छात्रों के लिए जो वो पाठ्यक्रम, जो कोर्स वो पूरा करते हैं, पूरा करने के साथ ही उनकी नौकरी भी लग जाती है। ये बड़ा चैलेंज किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए रहता है। इसे यूईएम कैसे पूरा करता है, कैसे सुनिश्चित करता है कि हर छात्र उतना कैपेबल बने कि प्लेसमेंट में भी वो आगे रहे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर 2008 में जब वर्ल्ड बैंक का टेकू प्रोग्राम हुआ, जिसमें फर्स्ट प्लेस हमारे पेरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ट्रस्ट कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल का सबसे पहला सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो उसने जब ये जीता, फर्स्ट प्राइज़ लिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने 2008 में इनवाइट किया हमें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए राजस्थान के अंदर। और 2012 से ही हम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कोर्स यहाँ चला रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हैं, हम उन सभी को ये कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से एक जो फैसिलिटेट करने का प्रोसेस है, हर तरह का सपोर्ट सिस्टम, हर तरह की फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए, उनको जॉब रेडी बनाना, स्टूडेंट्स के लिए उनको एक तरह का एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जहां वो ये सीख सकें कि जब वो सोसाइटी में जाएं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वो पूरा प्रोसेस एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है। जैसे मैं बताऊं आपको, फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, हर तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के साथ। हमारा करिकुलम इस तरह से अलाइंड है इंडस्ट्री के साथ, जहां पर हम इंडस्ट्री के पर्सन्स को बुला के उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे एक फीडबैक लेते हैं कि किस प्रोजेक्ट पर, किस टेक्नोलॉजी पर इंडस्ट्री काम कर रही है और क्या क्या गैप्स हैं हमारे और उनके करिकुलम के और रिक्वायरमेंट के बीच में। हम ये इंश्योर करते हैं कि हर 6 महीने में कम से कम करिकुलम अपडेट किया जाए और पहले से ही स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाए जिसके लिए इंडस्ट्री में गैप्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम वही प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, तो जैसे ही बच्चा कंप्लीट करता है अपनी ग्रेजुएशन, कंपनीज उनको लेने के लिए तैयार रहती है। और आप ये मान के चलिए कि आज जो बच्चे हमारे डिफरेंट एमएनसीज में ग्लोबली काम कर रहे हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक काम करने के लिए वहाँ हैं। और जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है, हम अपने सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अपग्रेड करते हैं और उनको बुला के, चाहे हमारे एलुमनाई मेंबर्स हैं, चाहे अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी पर नए ट्रेनिंग सेशंस कराते हैं। इंडस्ट्रीज से हम रिसोर्स पर्सन बुलाकर 400 से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ हमारे टाई अप हैं, जिससे हम, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो भी रिक्वायरमेंट कंपनीज़ की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हो, चाहे कोर इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर हो या किसी भी पर्टिकुलर सेलेक्टेड सब्जेक्ट के अंदर, वो हम विद इन 6 मंथ्स अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं। और जैसी बात आपने कहा, स्किल बेस्ड, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ये वो मायना है जिसमें बच्चे को वो स्किल प्रोवाइड की जाती है जिसके लिए उसको ये माना जाए कि वो सोसाइटी में जाके परफॉर्म कर सके, इंडस्ट्री में जाके परफॉर्म कर सके। जब हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो एक जो बोलते हैं ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड शिक्षा, तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड शिक्षा आती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग से। एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए हम उनको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके। जैसे हमारा फिनलैंड से एक इंडस्ट्री के साथ टाई अप हुआ, हमने उनके प्रोजेक्ट्स बनाए। जयपुर के इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप हुआ, दिल्ली की इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप हुआ। हमने पूरी की पूरी जो उनकी एक मैकेनिकल ब्रांच थी, उसकी पूरी ब्रांच को ऑटोमेट किया।
1 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू बच्चों ने यूनिवर्सिटी के लिए अपने स्टार्टअप के लिए काम में लेके दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस तरह की स्किल बेस्ड एजुकेशन बच्चों को सोसाइटी में ला के देती है, बच्चे अपने पैरों पर कॉन्फिडेंटली खड़े होते हैं और हम प्रोवाइड करते हैं वो सभी शिक्षा के वही आयाम, वही तरह के सभी तरह के कदम अपने उन बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए जिससे वो इंडस्ट्री में आगे बढ़ सके। और जिसको हम बोलते हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन, हर तरह की शिक्षा, जैसे आप प्रैक्टिकल नॉलेज बोल दीजिए, थ्योरेटिकल नॉलेज बोलिए। हमारे जो टाई अप्स हैं मोर देन 400 कंपनीज़ के साथ, हमारे जो टाई अप्स हैं मोर देन 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, हमारे जो टाई अप हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जहाँ जहाँ पर भी स्टूडेंट्स को एक्सपोजर का मौका मिलता है वो हम सभी उनको देने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है ये तो। लेकिन डॉक्टर सप्रेम, आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी कोर्स की जब हम बात करते हैं, किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उसमें, फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और फिजियोथेरेपी में प्लेसमेंट की संभावना कितनी रहती है? एक्चुअली जब हम फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए एडमिशन के लिए बच्चों को बोलते हैं तो बच्चे का जो 12th पास आउट होना चाहिए वो कंपलसरी PCB से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, विद द एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स उसके एटलीस्ट होने चाहिए। और उसके बाद यूनिवर्सिटी या तो नीट की बेसिस पे एंट्रेंस नीट कंडक्ट होता है या यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बेसिस पे अगर बच्चा सिलेक्ट होता है देन वो फिजियोथेरेपी ज्वाइन करता है। तो फिजियोथेरेपी टोटल जो ये कोर्स होता है ये 4.5 ईयर्स का होता है, जिसमें 4 ईयर्स तो टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल रहता है और 6 मंथ्स का इसमें आपका इंटर्नशिप रहता है, जिसमें बच्चा विद इन द इंडिया किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से उसको 6 मंथ्स का इंटर्नशिप कंप्लीट करना रहता है। तो इससे उसका एक फिजियोथेरेपी से ये हो जाता है कि जैसे उसका 4.5 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है देन ही इज़ एलिजिबल कि वो अपने खुद का सेटअप खोल सकता है या अपने नेम के आगे एक डॉक्टर का एक उसको जो है वो मिल जाता है, एक पदवी मिल जाती है कि वो अपने नेम के आगे एक डॉक्टर लगा सकता है। पहले क्या होता था कि फिजियोथेरेपी के बारे में इतना नहीं जाना जाता था, बट आफ्टर कोविड इतना वास्ट हो गया फिजियोथेरेपी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स सफ़र किए, ऑक्सीजन का उनको लंग्स तक नहीं पहुंच रहा था, एक्सरसाइजेस कंपलसरी हो गई। तो उस टाइम पे फिजियोथेरेपी जो है वो अब के टाइम में इतना निकल के आ चुका है कि हर कोई अब जानता है कि फिजियोथेरेपी कितना कंपलसरी हो गया है ह्यूमन लाइफ में। अगर हम फिजियोथेरेपी लेते हैं तो हम इवन अपने घर के भी जो मेंबर्स हैं या अपने आसपास जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं उनको भी उससे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। क्योंकि फिजियोथेरेपी में आप टोटल जो भी आप एप्लीकेशन करोगे वो आपका मैनुअली रहता है, ऑन हैंड रहता है और आपको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। देन इट इज़ ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि जो एज ए स्टूडेंट वो एक चूज़ कर सकते हैं अपने कैरियर प्रॉस्पेक्ट को लेके। बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप, ये चर्चा का विषय हमेशा रहता है कि कैसे यहाँ के स्टूडेंट्स इतने आगे और इतने क्रिएटिविटी दिखाते हैं। आपसे जानना मैं ये चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए किस तरह की फैसिलिटी ज़रूरी होती है जो यूईएम दे रहा है, ताकि उनके लिए ये हेल्पफुल रहे और ये क्रिएटिविटी नज़र आती है जब इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, उनके प्रोजेक्ट सामने आते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो मापदंड है स्टूडेंट का वो है कि क्या वो ग्रेजुएशन के बाद जाके इंडस्ट्री में परफॉर्म कर पाएगा, क्या वो अपने जॉब को, मान लीजिए उसको सिलेक्शन भी हो गया, क्या वो अपने जॉब को रिटेन रख पाएगा लंबे टाइम तक, वो ट्रेनिंग, वो स्किल उसके पास है जो इंडस्ट्री को चाहिए। उन सब चीज़ों को जब हम रेगुलर इंटरवल में इंटरेक्ट करते हैं इंडस्ट्री से के साथ, हम हर साल 4 अलग अलग जगह पर, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और जयपुर के अंदर हम HR कॉन्क्लेव्स करते हैं, जहाँ पर 200 से ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है उस रीजन की इसलिए क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रीजन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। तो हम उस रीजन की इंडस्ट्रीज़ को बुला के ये पूछते हैं कि क्या गैप्स हैं आपके साथ और हमारे करिकुलम के बीच में। वो गैप आइडेंटिफाई होने के बाद हम स्टूडेंट्स का करिकुलम अपडेट करते हैं और साथ के साथ उनको इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स देते हैं। इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स के साथ जब इंडस्ट्री के पर्सन उनको जाके ये बताते हैं कि हमें इस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए, इस तरह का आउटकम चाहिए, तो बच्चे को समझ में आता है कि आखिर किस तरह की टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं और आगे क्या डेवलप होके वो इंडस्ट्री को देंगे। जैसे मैंने बताया कि हैकाथॉन हम लोग हर साल करते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा हैकाथॉन हमारी यूनिवर्सिटी में होता है, जहाँ पर 800 से ज़्यादा प्रतिभागी 24 घंटे के अंदर कम से कम 300 से ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते
करते हैं लगातार बैठ के, दिन रात बैठ के। तो जब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं, वो राजस्थान पुलिस के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, साइबर क्राइम के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वो उस 24 घंटे में बैठ के वो जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल रही है वो बच्चे को समझाती है कि किस तरह से इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हेल्प करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तो एक पार्ट है जो एक आजकल का इंटीग्रल एक डोमेन बन गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जहां इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाना और एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना, एक हाइब्रिड व्हीकल बनाना, एक ऐसा सोलर लैब बनाना जो आज की तारीख में राजस्थान के अंदर नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, एक ऐसी GSS लैब 11 to 33 kV की जो राजस्थान की किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में नहीं है। बच्चे दूर दूर से उस लैब के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। ये सारी चीज़ एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को इनोवेटिव सोचने के लिए। और एक एनवायरनमेंट जब मिलता है स्टूडेंट्स को तो वो डेफिनेटली अपनी बाउंड्रीज से आगे जाके सोचता है, और बच्चा ये सोचता है कि कम से कम इस एनवायरनमेंट में वो नया करके दिखाए। और एक जो सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम बच्चे के दिमाग में रहती है जब भी नया आइडिया आता है कि फंड्स कहाँ से मिलेंगे उस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो प्रॉब्लम भी हम लोग सोल्व करते हैं कि उसको इमीडिएटली जब भी उसे रिक्वायरमेंट है, जितना भी उसको प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए, यूनिवर्सिटी उसे प्रोवाइड करती है। अप टू द ट्यून ऑफ अराउंड 1,50,00,000 रुपीज़ हम पिछले 1 साल में प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए फैकल्टी और स्टूडेंट्स को दे चुके हैं, जहां पर उन्होंने लगभग 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके हाइब्रिड व्हीकल और डिफरेंट, जैसे फिजियोथेरेपी के अंदर एक इन्होंने डिवाइस बनाया जिसमें किस तरह से अपने पोस्चर को सही किया जा सके, हिपोथेरेपी। और इन्होंने यूके में जाकर वहाँ यूनिवर्सिटी में डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया लंदन में, तो वो एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम रहा। तो एक जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब एनवायरनमेंट मिलता है, एक ओपन एनवायरनमेंट, तो बच्चे को एक खुली चीज़ मिलती है कि हाँ वो इनोवेट कर सकते हैं। और इसी का रिजल्ट है कि इतने सारे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स UEM जयपुर के पास हैं और लगातार बच्चे इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर सपना, हम जानना ज़रूर ये भी चाहेंगे कि UEM और शेल्बी हॉस्पिटल के बीच जो कोलैबोरेशन है वो क्या है और कैसे इस कोलैबोरेशन से छात्रों को बेनिफिट मिलता है? बच्चों का थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो ही रहा है फैकल्टीज़ के थ्रू, बट उनका प्रैक्टिकल ग्रोथ कैसे होगा उसके ऊपर उनका मेन फोकस रहता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपका टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड रहता है। देन उसके लिए UEM जयपुर ने एक शेल्बी हॉस्पिटल, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जिसके बहुत सारे ब्रांचेज इंडिया के अंदर हैं, उनके साथ टाइप किया। तो हम 3rd ईयर और 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 1 मंथ के पोस्टिंग के लिए वहाँ पे बच्चों को भेजते हैं, ताकि वहाँ पे जो भी सर्जरीज होती हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, हिप रिप्लेसमेंट्स होते हैं या कार्डियक सर्जरीज होती है, तब ताकि बच्चों को वो एक्सपोजर मिल सके कि किस तरह के पेशेंट्स हमें देखने हैं, उनका ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, या जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसके बाद उनका ट्रीटमेंट प्लान कैसे फॉलो करना है, ताकि उनके वो कैरियर में उनको वो हेल्प मिल सके। इवन शेल्बी हॉस्पिटल के अलावा भी जो जयपुर के अंदर जो बेस्ट फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स है, रियल लाइफ है, जयपुर फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स है, इवन SMS हॉस्पिटल है, फोर्टिस है, मणिपाल है, इनके साथ भी हम लोगों के टाइप्स हैं, ताकि हम जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों का जो 1st और 2nd ईयर में जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है उसको 3rd ईयर और 4th ईयर में और ज़्यादा डीपली उनको एक्सपोज कर सके, ताकि वो उनका प्रैक्टिकल हैंड अच्छा हो सके। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कोविड के टाइम पर दिल्ली में और अलग अलग जगह पर, शहरों में एक प्रॉब्लम आई कि हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की कमी, हॉस्पिटल्स के अंदर इक्विपमेंट तो है, रिक्वायर्ड डॉक्टर्स नहीं हैं, या दोनों ही अवेलेबल हैं लेकिन वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक कोर्स की एक तरह से एक आप समझ सकते हैं कि एक रिक्वायरमेंट वहाँ पैदा हुई कोविड के टाइम पर, किस तरह से हॉस्पिटल के रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ किया जाए। तो हमने 2022 में कोविड के बाद से हमने एक कोर्स स्टार्ट किया, MBA इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। इसके अंदर बच्चे को बताया जाता है कि रिसोर्सेज को, डॉक्टर्स को, रिसोर्सेज में सभी लोग आगे, ह्यूमंस भी और मशीन्स भी, किस तरीके से बेटर यूज़ किया जा सके, मैनेज किया जा सके किसी हॉस्पिटल के अंदर। तो शेल्बी हॉस्पिटल के साथ हमने ये टाई अप किया है। 2 साल का ये कोर्स है और इसमें लास्ट के 6 महीने 4 सेमेस्टर्स का होता है, तो 3 जो सेमेस्टर्स हैं उसमें लगभग 66% तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में चलता है।
लेकिन लास्ट का 6 सेमेस्टर एंटायरली शैल्बी के अंदर इंटर्नशिप में दिया जाता है। तो ये शैल्बी हॉस्पिटल का से एक इंटीग्रल पार्ट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का MBA कोर्स। तो ये एक मेन टाई अप शैल्बी के साथ है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हम बात UAM की कर रहे थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज बेहद अहम रोल अदा करता है। और ऐसे में कौन सी यूनिवर्सिटी आप चुनते हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज आपको नहीं चाहिए। इस कोर्स के बाद, डिग्री लेने के बाद आप एक प्रैक्टिकल दुनिया में एंटर कर जाएंगे और उसके लिए प्रिपेयर होना ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे और उसमें भी आपको मजबूत बनाए। चलिए, इसी के साथ हमारे खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।